हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। और आज हमारा जो लेक्चर है वो है संगम युग के बारे में। हम आज संगम युग के बारे में अध्ययन करेंगे, संगम युग के बारे में जानेंगे कि आखिर संगम युग है क्या और इसका नाम संगम युग क्यों पड़ा, किन कारणों से पड़ा और इस संगम युग के अंदर हुआ क्या क्या था। तो इन सारे महत्वपूर्ण जो बातें हैं इनके ऊपर अध्ययन करेंगे, इनके ऊपर चर्चा करेंगे। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आएगा, समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, संगम युग, संगम युग को तमिल कवियों का संघ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगम युग को तमिल कवियों का संघ कहा जाता है। तो आखिर ये फिर है क्या? आखिर फिर ये है क्या? तो देखिए, तमिल कवियों का संघ है और उसमें देखिए सबसे पहले जो संगम शब्द है, इस संगम शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो नैनार अप्पार के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? सर्वप्रथम इस शब्द का जो उल्लेख है, इस शब्द का प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया था? नैनार अप्पार के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया। अब ये जो संगम है, इन संगमों का क्या किया गया? आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? पांड्य राज्य में किया गया। ठीक है, तो तीनों संगमों का आयोजन पांड्य राज्य में कहाँ किया गया? पांड्य राज्य में किया गया। और ये जो संगम है वो 9,990 वर्षों तक चला। कितने वर्षों तक चला? 9,990 वर्षों तक ये संगम चला। ठीक है, इस संगम में कुल टोटल 8,598 कवियों के द्वारा भाग लिया गया। कितने कवियों के द्वारा भाग लिया गया? तो इसमें 8,598 कवियों के द्वारा भाग लिया गया। ये जो था, इसे 197 पांड्य राज्यों का संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, जो भी छोटे छोटे उस समय राज्य थे जो अपने आप को राज्य मानते थे, ऐसे 197 राज्यों का समर्थन इसको प्राप्त था। इसकी जो जानकारी है वो सम्राट अशोक के दूसरे शिलालेख, कौन से शिलालेख? दूसरे शिलालेख और खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से इसकी जानकारी हमको प्राप्त होती है। कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है? तो एक अशोक का जो दूसरा शिलालेख है इससे, और एक खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से इसकी जानकारी हमको प्राप्त होती है। बात समझ में आई? इसके अलावा जहाँ पर ये संगम हुआ था पांड्य राज्य में, तो पांड्य राज्य का उल्लेख जो है वो मेगास्थनीज की इंडिका में भी किया गया है। किसमें किया गया है? मेगास्थनीज की इंडिका जो है इसमें भी इसका क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। इसके अलावा जो वात्यायन की वार्तिक है, इसमें पांड्य राज्य, चोल राज्य, केरल राज्यों का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। किन किन का? पांड्य राज्य, चोल राज्य और केरल राज्यों का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। प्रथम संगम साहित्य, ठीक है, कौन सा? प्रथम संगम साहित्य का कोई भी साक्ष्य जो है वो हमें प्राप्त नहीं होता है। प्रथम संगम साहित्य का कोई भी जो ग्रंथ है वो हमको प्राप्त नहीं होता है। लेकिन दूसरा जो है, कौन सा? दूसरा जो है तोल्काप्पियम। ये तोल्काप्पियम जो ग्रंथ है ये किसके द्वारा रचित है? तो इसमें बस मैं जोड़ा गया है। तोल्काप्पिय का ये ग्रंथ है, इसका नाम है तोल्काप्पियम। ये दूसरा साक्ष्य संगमकालीन साहित्य के बारे में विवरण देता है और यही सबसे प्राचीन भी है। क्या है? सबसे प्राचीन। देखिए, ये आपके संगम साहित्य हैं, वो संगम हैं और ये स्थान है कहाँ पे ये हुआ और ये इसके अध्यक्ष हैं कि किस किस को अध्यक्ष बनाया गया। देखिए, प्रथम जो हुआ था वो हुआ था मथुरा में। कहाँ हुआ था? मथुरा में हुआ था। मैंने आपको बताया था सारे के सारे पांड्य राज्य में हुए थे। तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि के द्वारा की गई थी। दूसरा जो हुआ था वो कहाँ हुआ था?
कपाटपुरम में हुआ था, इसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि के द्वारा की गई। और तीसरा कहाँ हुआ था? तीसरा उत्तरी मथुरा में हुआ था, और इसकी जो अध्यक्षता है वो नक्कीरम के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? नक्कीरम के द्वारा की गई। बात समझ में आई? बात समझ में आई? मिटाएं इसको फिर। चलिए अब हम बात करते हैं, ये संगम युग की बात की, अब हम किसके बारे में बात करेंगे? अब बात करेंगे संगम साहित्य के बारे में। ठीक है, संगम साहित्य क्या है? संगम साहित्य क्या है? संगम युग का दक्षिणी भारत का क्रमबद्ध साहित्य क्या है? संगम साहित्य ही तो है। ठीक है, संगम साहित्य। अब संगम साहित्य की थ्योरी लिखनी है, संगम साहित्य की परिभाषा लिखनी है। क्या लिखनी है? दक्षिणी भारत का क्रमबद्ध इतिहास या क्रमबद्ध लेखन, जिससे प्राप्त होता है वही क्या है? संगम साहित्य है। क्या है? संगम साहित्य है। बात समझ में आई? संगम साहित्य क्या है? दक्षिणी भारत का क्रमबद्ध लेखन जिससे प्राप्त होता है वही संगम साहित्य है। अब संगम साहित्य जो है वो किस भाषा में है? तो संगम साहित्य जो है वो तमिल भाषा में है। किस भाषा में है? तमिल भाषा में इसको लिखा गया है। अब हम कुछ की बात करें, जैसे पत्तू पातू, पत्तू पातू, ये क्या है? ये 10 अध्यायों का एक समूह है। ठीक है, 10 अध्यायों का क्या है? एक समूह है। कौन सा? पत्तू पातू। ठीक है, इस अध्यायों में क्या है? इन अध्यायों में गीत लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? गीत लिखे हुए हैं। ठीक है, तो 10 गीतों का समूह या 10 गीतों के अध्यायों का समूह। बात समझ में आई? कौन सा? पत्त पातू। इसके बाद हम बात करते हैं इत्थु थोके। कौन सा? इत्थु थोके। इसमें क्या है? इसमें 8 कविताओं का समूह है। 8 कविताओं का समूह है। ठीक है, 8 कविताओं का इसमें क्या दिया हुआ है? समूह दिया हुआ है। तो पत्तू पातू 8 अध्यायों का समूह है। इत्थु थोके इसमें 8 कविताओं का समूह है। तो इस प्रकार के ग्रंथ जो हैं वो क्या हैं? वर्णित हैं, लिखे हुए हैं, उल्लेखित हैं। इसके अलावा ऐनानरू है। ऐनानरू के जो लेखक हैं वो कौन है? मामलूनार। ऐनानरू, मामलूनार। ऐनानरू या मामलूनार। तो मामलूनार क्या है? इसके राइटर हैं। इसमें नंद एवं मौर्यों का क्या मिलता है?
उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। इसमें नंद एवं मौर्यों का उल्लेख मिलता है। बात समझ में आई? तो ऐनानूर में मौर्यों का उल्लेख मिलता है। इसी पुस्तक में सर्वप्रथम दक्षिणी भारत में मौर्य आक्रमण का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। कौन सी में? ऐनानूर में। लिख लेना, इस पुस्तक में सर्वप्रथम दक्षिणी भारत पर आक्रमण का उल्लेख प्राप्त होता है। बात समझ में आई? चलिए, इसके अलावा परडार, इसके अलावा एक और है परडार। परडार के लेखक कौन है? कपिवर। परडार जो है साहित्य, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं कपिवर या कपिलर। इससे क्या प्राप्त होता है? इससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। किसके क्या जानकारी प्राप्त होती है इससे? तो इससे मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, किससे? परडार से। इसके राइटर कौन है? कपिवर या कपिलर। बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, अब देखिए महाकाव्यों के बारे में हम बात करें। किसके बारे में बात करें? महाकाव्य, संगम युग के महाकाव्य। महाकाव्य, ठीक है। तो मैं कुछ नाम बता रहा हूं, जैसे शिल्पाधिकारम। कौन सा? शिल्पाधिकारम, ठीक है। एक दूसरा, इसका नाम आप लोगों ने सुन रखा है, मणिमेखले। क्या नाम है? मणिमेखले। उस समय की दक्षिणी भारत की सबसे सुंदर वो थी है। बात समझ में आई? इसके अलावा जीवक चिंतामणि, जीवक चिंतामणि। चलिए, तो ये महाकाव्य प्रमुख फेमस हैं। किसमें? संगम युग के सबसे फेमस क्या हैं? ये महाकाव्य हैं, शिल्पाधिकारम, मणिमेखले और जीवक चिंतामणि। बात समझ में आई? चलिए, देखिए आ गया। अब आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं आपको संगम युग के अंदर ही कुछ फैक्ट जो है वो आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ और आपको दिख भी रहे होंगे। इसके पीछे लॉजिक ये है कि आपको कुछ तथ्यात्मक बातें जो हैं वो बताई जा सकें। ठीक है, तो देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी? चोल राज्य की। किसकी बात कर रहे हैं? चोल राज्य की। तो ये मैंने आपको बताया कि जो चोल राज्य है वो पेन्नार और बेलार नदियों के बीच स्थित है, यानी कि दो नदियाँ हैं, एक पेन्नार और एक बेल्लार। ठीक है, इन नदियों के मध्य में, इन नदियों के मध्य में तो ये क्या है? स्थित है। ठीक है, अब इनके मध्य में स्थित है। इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? उत्तरी मनलूर थी। इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? उत्तरी मनलूर थी। ठीक है, बात समझ में आई आपको? क्या थी राजधानी? उत्तरी मनलूर। अब उत्तरी मनलूर इनकी राजधानी थी, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी राजधानी को क्या किया? चेंज कर लिया। और राजधानी को चेंज करके क्या बना लिया? राजधानी को चेंज करके इन्होंने कावेरीपट्टनम बना लिया। क्या बना लिया? राजधानी कावेरीपट्टनम बना लिया।
अब इस वंश का एक शासक हुआ था एलारा, ठीक है। क्या हुआ? एलारा का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो महावंश में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। और ऐसा बताते हैं कि एलारा ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी और 50 वर्षों तक क्या किया था? शासन किया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। इसके बाद उल्लेख आता है उर्वप हर्रे इलन ज्योति चैनी, ठीक है। ऐसे नामों के कारण मैं पेज को तुम्हारे सामने लेके आया था। तो उर्वप हर्रे लन ज्योति चैनी जो है ये चोलों का प्रथम ऐतिहासिक शासक हुआ। ये चोलों का प्रथम ऐतिहासिक शासक हुआ और इसने अपनी राजधानी जो बनाई थी वो उरैयूर बनाई थी। क्या बनाई थी? उरैयूर बनाई थी। और ये चोलों का क्या था? राजनीतिक केंद्र था, ठीक है। ये लोग किस पर डिपेंड थे? ये लोग सूती वस्त्रों के व्यापार पर डिपेंड थे। कुंभकोणम में चोलों का कोषागार था, ठीक है। ये बात याद रखनी है आपको। कुंभकोणम में चोलों का जो कोषागार था, इस शासक के विषय में ये बात कही गई है कि ये सुंदर रथों का क्या करता था? प्रयोग करता था, ठीक है। किसका प्रयोग करता था? सुंदर रथों का प्रयोग किया करता था। अब देखिए कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं जैसे करिकाल है, तो करिकाल का अर्थ होता है जिसके पैर झुलसे हों, जिसके पैर झुलसे हों या जले हों। इसके पिता का नाम क्या था? इलन जेचेनी था। करिकाल अपने शासनकाल की शुरुआत में कैद में कर लिया गया था, लेकिन किसी तरह ये भाग जाता है वहाँ से और पशु पालू ने इसको क्या किया था? पुणे गद्दी पर आसीन करवाया। शिल्पाधिकारम में वर्णित है कि इसने हिमालय तक सैन्य अभियान किए थे, ब्रज मगध अवंती राज्यों को जीता था। करिकाल ने कोविल्लेनी के युद्ध में 11 राजाओं के संघ को हराया था, ठीक है। कितने राजाओं के संघ को हराया था? तो इसके द्वारा 11 राजाओं के संघ को हराया गया था। बाहल लर इल्लाई दल्लाई, ठीक है, इन युद्ध वृक्षों के मैदान में हुआ था। तो ये जो नामांकन दिया हुआ है वह इल्ला इप्पा रे दलाई। तो इसमें 9 सामंत, छोटे सामंत जो थे उनको परास्त किया। चलिए अब देखते हैं सिंगल का मतलब होता है श्रीलंका, ठीक है। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है सिंगल का अर्थ होता है श्रीलंका से 12,000 युद्धबंदी जो है वो लेके आया था और पुहार बंदरगाह का निर्माण करवाया। करिकाल ने पुहार यानी कि कावेरीपट्टनम की स्थापना की थी। और कावेरीपट्टनम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ये संगीत के शास्त्रों का भी ज्ञाता था, संगीत के शास्त्रों का ज्ञाता था। और रुद्र कन्नार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की थी, ठीक है। ये राइटर था पन्निन पल्ले का। तो करिकाल वैदिक धर्म का क्या था? अनुयायी था और इसने वैदिक यज्ञ का क्या करवाया था? आयोजन करवाया था, ठीक है। समझ में आई बात? चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं चेर राज्य की। पहले चोल की थी, अब चेर की थी। तो संगम साहित्य में सर्वाधिक जानकारी चेर साहित्य की प्राप्त होती है। संगम साहित्य जो है उसका क्या है? क्रमबद्ध वर्णन है और इनका जो संबंध है वो महाभारत काल से भी माना जाता है, ठीक है। महाभारत काल से माना जाता है। और चेर राज्य है वो कहाँ स्थित है? केरला में स्थित है। और इसके शासक कौन हुए थे? उदयन जेरल। कौन हुए थे? उदयन जेरल जो है वो इसके शासक हुए थे। और ऐसा बताते हैं इन्होंने महाभारत के समय पर युद्ध बंदियों को क्या कराया था? भोजन कराया था, ठीक है। चलिए तो नेदू जेरल आदन ने क्या किया था? हिमालय को विजित किया था। और चेर राज्य जिन धनुष जो है वो अंकित है, इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? मरुंदे। अब देखिए इसने यवन व्यापारियों को बंदी बनाया था और इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? अधिराज और इम यव बर्मन की उपाधि धारण की थी। अशोक की उपाधियों देवों का प्यारा एक तमिल राज्य ने धारण की थी। याद रखना उसका नाम था अशोक का देवाना प्रिय और इसका था देवो प्रिय, देवों का प्रिय। बात समझ में आई? कुट्टवन को अनेक हाथियों का स्वामी कहा जाता है। क्या? कुट्टवन को अनेक हाथियों का क्या कहा जाता है? स्वामी कहा जाता है। इसने कुट्टवन ने कौन सा युद्ध? कोंगू का युद्ध जीता था और अधिराज की उपाधि जो है वो धारण की थी। चलिए अब हम बात करते हैं सेन गुट्टूवन को धर्मपरायण, गुट्टूवन लालचेर और बलाचेर भी कहा जाता है, ठीक है। लालचेर और बलाचेर इसको कहा जाता है। इसकी उपाधि अधिराज एवं समुद्र को पीछे हटाने वाला। कौन कौन सी उपाधि? अधिराज और समुद्र को पीछे हटाने वाला की बताई गई हैं। शिल्पाधिकारा में वर्णित है कि पत्नी, ठीक है, कंगड़ी की पूजा इसी ने शुरू की थी। पत्थर किसी आर्य
शासक को हराकर प्राप्त किया और उसे गंगा में स्नान कराकर चेर राज्य में लगाया। ठीक है। और दूसरे संगम साहित्य में वर्णित पेन गुट्टूबन श्रीलंका के शासक गजबाहु का समकालीन है। क्या है? गजबाहु का समकालीन है। पत्नी पूजा में शामिल होने के लिए गजबाहु चेर राज्य आया था और सेन गुट्टूबन 7 मुकुटों की माला पहनाता है। उसको क्या पहनाता है? 7 मुकुटों की माला जो है वो पहनाई गई थी। किसको? पत्नी पूजा के समय। ठीक है। चलिए, इसके बाद पारी जो कि कपिलर का आश्रयदाता था। एक उल्लेख मिलता है कि पारी वस्तुतः एक सामंत था, यानी किसी के यहाँ पे नौकरी किया करता था और पेरुंजुरल इरम्पोरी के समय सुदूर दक्षिण में गन्ने की खेती की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। क्या? गन्ने की खेती की। ठीक है। अमरावती नदी के तट पर स्थित बेलालूर से वीरों के राज्य यानी कि धनुष तीर कई शासकों को छायाचित्र क्या मिलते हैं? प्राप्त होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं पांड्य राज्य की, क्योंकि संगम पूरा यहीं पे घटित हुआ है। तो पांड्य राज्य कावेरी नदी के दक्षिण में है, बिल्कुल है। इसकी प्रारंभिक राजधानी ताम्रपर्णी नदी पर स्थित कोरकई थी। ठीक है। किस नदी पर? ताम्रपर्णी पर। चलिए आगे चलकर पांड्यों ने क्या बना लिया कि जो राजधानी है वो वेंगई नदी पर स्थित मदुरई हो गई। और मैगस्थनीज के अंदर पांड्य राज्य की महिलाएं क्या करती थी? शासन किया करती थी। ठीक है। राज्य में 365 गाँव में थे, जिनमें से प्रत्येक गाँव प्रतिदिन राजकोष को कर देता था। आकृति वाले पांड्य राज्य के सिक्के जो हैं वो लावेन थाल ने तुर्क बेली से प्राप्त किए थे और बाद में मदुरै के बोंतियाकनुरु में एक नदी इसकी प्राप्त हुई थी। उसके बाद नडियोन, ये समुद्र पूजा प्रारंभ की थी। इसके द्वारा क्या किया गया था? समुद्र पूजा प्रदान की गई थी। किसके द्वारा? नेडियोन के द्वारा। और उसके बाद मुदगुडुमी, यह पांड्य शासक ने जलसालय की उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ होता है यज्ञशालाओं का निर्माता। ठीक है। पेंडुजेलियन, जो पेंडुजेलियन था इसने क्या किया? तलेयालम के युद्ध में विरोधियों में चोल चेर राज्यों 5 राजाओं को क्या किया था? परास्त किया था। क्या किया था? परास्त किया था। तो ये मैंने आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी दी है चेर, चोल, पांड्य राज्य के बारे में। ठीक है। अगर बोर्ड पर इन नामों का उच्चारण हम करते तो शायद समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने इस इमेज का इस्तेमाल आपको समझाने के लिए किया है। ठीक है। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपकी कन्फ्यूजन है तो क्लासों में क्लियर कर दिए जाएंगे। चलो मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।